नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केवल कृष्णन, श्वास रोग विशेषज्ञ कोटा से। करें सांसों की बात केवल हमारे साथ। ये कुछ एपिसोड्स पिछले हफ्तों में हम लोगों ने बनाए हैं और काफ़ी सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं, जो श्वास रोग से संबंधित ख़ास करके फेफड़ों के कारण जो श्वास रोग होता है, उससे संबंधित वीडियो हैं, ताकि श्वास रोगी जितने भी हैं, उनको एक संपूर्ण जानकारी मिल सके और इसके बारे में जो मिथक हैं और जो धारणाएँ हैं या जो आधुनिक इलाज हैं, उनके बारे में वो जानकारी आप तक पहुँच सके और आप उसका अपनी बीमारी का निवारण कर सकें। तो यूट्यूब पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके या फ़ेसबुक पे जाके मेरे नाम से केवल डैंग के नाम से KEWLALDANG मैं वापस बोलूँगा KEWALDANG के नाम से आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी बीमारी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आज मैं बात करूँगा इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ के बारे में। इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि गंभीर बीमारी होती है और बहुत लंबे समय तक रहने वाली बीमारी होती है और आज जो आधुनिक इलाज इसके लिए आ चुके हैं, उसमें बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम फेफड़े की संरचना के बारे में जानना चाहेंगे। फेफड़ा एक अद्भुत अंग है अपने शरीर के अंदर, जिसकी तुलना हम पेड़ से कर सकते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ की जो तना होता है वो आखिर में धीरे-धीरे वो बढ़ता हुआ शाखाओं में बढ़ता हुआ आखिर में जाके पत्तियों पे ख़त्म होता है। ऐसे ही फेफड़ा जो है श्वास नली जो होती है नाक से शुरू होकर के और गले में जाती है और गले से धीरे-धीरे वो शाखाओं में बढ़ती हुई आखिर में जाके छोटे-छोटे गुब्बारों पे ख़त्म होती है। और ये गुब्बारे लगभग 40 करोड़ गुब्बारे हमारे फेफड़े के अंदर होते हैं और हम 1 घंटे में लगभग 24,000 के 1 घंटे नहीं सॉरी 24 घंटे के अंदर हम लगभग 24,000 बार जो है साँस लेते हैं और करीबन 11,000 लीटर हवा हम 24 घंटे के अंदर लेते हैं। अगर हम किसी की 3 मिनट के लिए साँस रोक दें, तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फेफड़ा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है, ये सोचने वाली बात है। दिल के बाद जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो फेफड़ा है। तो फेफड़े के अंदर जो लक्षण होते हैं, वो एक सामान्य खाँसी के रूप में आते हैं, चाहे वो गंभीर बीमारी हो या साधारण खाँसी हो या कोई-सी भी जो साँस लेने वाली शिकायत हो, वो एक मामूली सी तकलीफ़ होकर के आते हैं और इलाज उपलब्ध होने के कारण तुरंत ठीक भी हो जाती है। लेकिन कई बार वो जो लक्षण होते हैं आपको दगा दे जाते हैं और वो जो होता है वो जो आप उसको इग्नोर कर जाते हैं उन लक्षणों को, वो गंभीर बीमारी का कारण हो सकते हैं, जिसमें आईएलडी एक बीमारी है। आईएलडी बेसिकली 250 से लेके 300 तरह के कारण होते हैं आईएलडी की बीमारी के और वो कारण जो है एक-एक कारण अलग-अलग मरीज़ में अलग-अलग हो सकते हैं। अब आईएलडी होती कहाँ पर है? जैसा कि मैंने बताया कि फेफड़े की शाखाएँ जो श्वास नलियाँ शाखाएँ नहीं बोलना चाहिए, श्वास नलियों की जो शाखाएँ हैं, वो आखिर में छोटे-छोटे गुब्बारों पे ख़त्म होती है। अगर इस मॉडल में हम देखेंगे, तो ये सांस नली है और छोटे-छोटे भागों में बँटती हुई आखिर में छोटे-छोटे गुब्बारों पे ख़त्म हो रही है। ये जो गुब्बारे हैं, जब यहाँ बीमारी हो जाएगी, तो इसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ या आईएलडी कह देते हैं। यहाँ पर जो प्रभाव पड़ता है किसी भी बीमारी के कारण, उसके कई कारण होते हैं। जैसे गठिया एक बहुत बड़ा कारण है, इसको हम सामान्य इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। वो भी एक ग्रुप होता है बेसिकली कई बीमारियों का, तो उसके कारण आईएलडी हो सकती है। उसके अलावा कई बार हम पशु-पक्षी के संपर्क में आ जाते हैं, खासकर पक्षियों के संपर्क में, तो उसकी वजह से जो बीट वगैरह या उनके पंख होते हैं, वो हमें तकलीफ दे देते हैं। कई बार हमारे जो प्रोफ़ेशंस हैं या ज कई लोगों के जो प्रोफ़ेशन इस तरह के हैं या व्यवसाय इस तरह के हैं, जहाँ पे कि धूल या इस तरह की चीज़ें उड़ती है, खासकर फसल कटाई है या किसी खास गन्ने की खेती वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर कि फफूंदी ज़्यादा हो या जो है इस तरह की चीज़ें जहाँ पर कि नमी के कारण जो है दीवारों पे नमी आ गई हो या जो फफूंद उग गई हो, उसके कारण जो है आईएलडी हो सकती है। उसके अलावा जैसे हम जो कई लोग पत्थर खोदते हैं, ड्रिलिंग करते हैं पत्थर की, उसके कारण आईएलडी हो सकती है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसके कारण आईएलडी हो सकती है। तो आईएलडी एक तरह से बहुत सारी तरह की कारणों का एक समूह है, जिसमें अलग-अलग कारण से बीमारी होती है। तो वो कारण जो है हमें पता लगाना होता है।
अब आईएलडी में लक्षण क्या होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। आईएलडी की जो शुरुआत होती है वो मामूली खाँसी या मामूली साँस से शुरू होती है। सूखी खाँसी अक्सर होती है और जो सूखी खाँसी होती है वो मरीज़ एक सामान्य खाँसी के रूप में कई महीनों तक अपना इलाज कराता रहता है और उसको पता नहीं चलता, और क्योंकि एक्स-रे में भी ज़्यादा कुछ ख़ास दिखता नहीं है शुरू के पीरियड में जब आईएलडी बीमारी पनपने लगती है। और मरीज़ को कई बार साँस में तकलीफ़ होने लगती है। मान लो कोई मरीज़ जो चल रहा है, फिर रहा है और उसको सीढ़ी चढ़ने पे साँस भरना शुरू हो जाए, तो वो धीरे-धीरे जब वो बढ़ती है बीमारी तो पहले तो उसको एक्सरसाइज़ करने पे या सीढ़ी चढ़ने पे साँस भरेगा। फिर जब वो सड़क पे पैदल चलेगा तो साँस भरेगा। फिर वो सड़क पे मान लो वो 1 किलोमीटर चल पा रहा था तो वो 200-300 मीटर चलना शुरू कर देता है। फिर उसको धीरे-धीरे 10 मीटर पे आ जाता है या और कम हो जाती है उसकी जब जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती जाती है। तो और आखिर में वो उसको बैठे-बैठे उसको साँस भरना शुरू हो जाता है। तो आईएलडी के लक्षण एक साधारण खाँसी और साधारण साँस से शुरू होते हैं। इसीलिए ये देखा गया है कि ये बीमारी जो है बहुत आखिरी स्टेज में हमारे इंडिया के अंदर पकड़ी जाती है। लेकिन अगर हम इसको शुरू में ही पकड़ लें तो इस बीमारी को हम कई बार संपूर्ण रूप से नियंत्रित भी कर सकते हैं। इस बीमारी को पकड़ने के लिए बहुत सारी आधुनिक जाँचें अब उपलब्ध होने लग गई हैं जिससे हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम लक्षण के बारे में बाद हम बात करेंगे कि हम जब भी किसी को आपको लगता है कि साँस की बीमारी आपको पहले आप मान लो 50 सीढ़ी चढ़ जाते थे, अब 25-30 ही चढ़ी जा रही है। आपको कभी खाँसी हो रही है, कभी नहीं हो रही है या आपके काम करने पे जाने पे खाँसी हो रही है या कई बार आप कबूतरों को दाना डाल रहे हैं तो खाँसी हो रही है या फिर जो है आपके जब आप साफ-सफाई करते हैं या फसल कटाइयाँ हो रही है, खासकर किसानों के लिए या फिर ऐसे व्यवसाय जहाँ पे मुर्गी पालन है या पक्षियों का संपर्क ज़्यादा है या फिर आपके इस कुछ और लक्षण जैसे गठिया के अंदर लक्षण होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर लक्षण होते हैं, खासकर छोटे-छोटे जोड़ जो अपने उँगलियों के जोड़ हैं, हाथ-पैरों के जोड़ हैं, ये जब इनमें दर्द होने लग जाए और सवेरे सूजने लग जाएँ या नाक से खून आने लग जाए या आँखों से दिखना कम पड़े या आँखों से आपकी जो है डबल दिखने लग जाए या फिर जो है आपको कभी-कभी जो निगलने में दिक्कत होने लगती है, कई बार चमड़ी पे दाफड़ आने शुरू हो जाते हैं। तो ये और कई बार जो है आपके बाल तक उड़ते हैं और कई बार किडनी की बीमारी भी निकल आती है। तो ये सारे लक्षण अगर आपको मिलते-जुलते कहीं मिलते हैं और साँस खाँसी है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर आईएलडी की तरफ आपको इशारा करते हैं। अब आती है बात कि हम इन लक्षणों के बाद इस बीमारी को पकड़े कैसे या जाँचें क्या-क्या होती हैं? जाँचें बिल्कुल जैसे खाँसी और साँस के अंदर एक एक्स-रे बहुत ज़रूरी है, तो एक बेसिक एक्स-रे होना ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ ब्लड की जाँचें, बेसिक जाँच होना ज़रूरी है। साथ ही जो है इसमें पकड़ने के लिए शुरू के दौर में फेफड़े की जाँच की जाती है जिसको डीएलसी और स्पायरोमेट्री कहते हैं। डीएलसीओ क्या है? डीएलसीओ का एक वीडियो पहले भी मैंने डाला हुआ है कि डीएलसीओ को पकड़ने डीएलसीओ बेसिकली आपकी ऑक्सीजन ट्रांसफर एल्वियोलाई पे कितनी हो रही है, यानी इन गुब्बारों से ऑक्सीजन कितनी जा सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस के इस्तेमाल से वो पता लगाया जाता है और उसमें फाइब्रोसिस है या नहीं है या आपके कितना डिफ्यूज़न हो रहा है ऑक्सीजन गैस का या कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कि इस्तेमाल की जाती है उस टेस्ट में, वो देखा जाता है। तो आईएलडी हमें ये डीएलसीओ हमें आईएलडी की अर्ली स्टेजेस के बारे में बता सकता है। अगर वो कम हो रहा है, तो आपको आईएलडी की संभावना हो सकती है। उसके अलावा सीटी स्कैन एक कॉमन शब्द हम लोग कोविड के बाद इस्तेमाल करते हैं एचआरसीटी। एचआरसीटी जो है बेसिकली एक सामान्य शब्द हो गया सीटी स्कैन कराने के लिए, खासकर फेफड़े के सीटी स्कैन कराने के लिए। लेकिन आईएलडी के अंदर जो एचआरसीटी थोरैक्स या एचआरसीटी चेस्ट होता है, वो बहुत टेक्निकली बहुत अलग होना चाहिए। जो रूटीनली सस्ते एचआरसीटी जो हो रहे हैं, वो गलत है, उससे आईएलडी पकड़ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाई क्वालिटी एचआरसीटी जो है तो चेस्ट जो है वो होना ज़रूरी, उसका पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें सीधा लेटा करके साँस लेकर के, साँस छोड़ करके, उल्टा लेटा करके, साँस छोड़ के, साँस लेकर के आपका सीटी स्कैन किया जाता है। फिर अलग-अलग पोज़ीशन के हिसाब से अलग-अलग फ़िल्म बनती हैं और उस फ़िल्म में छोटे फ़ोटोग्राफ नहीं, बड़े फ़ोटोग्राफ्स होते हैं। यूँ कहना चाहिए एक सामान्य भाषा में जो इमेज को मैंने फ़ोटोग्राफ बोला है, जो इमेजेज़ होती हैं वो बड़ी होनी चाहिए। एक फ़िल्म पे कम से कम एक ज़्यादा से ज़्यादा 12
उनकी इमेजेस होनी चाहिए आपके फेफड़े की, तब जाके आईएलडी को हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे शुगर है कि नहीं है आपको, आपका लीवर कैसा काम कर रहा है, सीबीसी वगैरह कैसी है, आपकी किडनी कैसे गई, ये तो बेसिक टेस्ट हो गए। इसके अलावा अत्याधुनिक ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसमें गठिया के ब्लड टेस्ट हो गए, और गठिया के ब्लड टेस्ट में एक पूरा प्रोफाइल होता है जिसमें कि हमारे को सारे कराने इसलिए कई बार ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि जो आईएलडी के अंदर दवाइयाँ होती हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स वाली दवाइयाँ होती हैं, और कई बार ऐसी दवाइयाँ नहीं दी जाती किसी-किसी ख़ास बीमारी के अंदर, जैसे स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड एक ख़ास बीमारी स्क्लेरोडर्मा के अंदर अवॉइड की जाती है क्योंकि किडनी पे बुरा असर आ सकता है। तो हमें वो जाँचें कराना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार रोगी साधारण खाँसी और साँस मान कर के जो है वो जाँचें कराने से बचता रहता है, और वो जाँचें अगर नहीं कराते हैं तो हमें आईएलडी का पैटर्न और आईएलडी किस कारण से कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या किसके कारण से हुई है वो मालूम नहीं पड़ पाता। आजकल कई इंजेक्शंस आने लगे हैं जो अत्याधुनिक इंजेक्शंस हैं, और वो देने से पेशेंट की बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो वो जब तक कि हम वो टेस्ट नहीं कराएँगे हमें नहीं मालूम पड़ता है। जैसे एएनए रिफ्लेक्स है या एएनए ब्लॉट है या इस तरह के टेस्ट जो आरए फैक्टर है या एनटीसीसीपी है, ये मरीज़ जो है कराने से बचता है क्योंकि ये महँगे होते हैं। लेकिन बीमारी इतनी ख़राब है कि अगर आप चूक गए तो ये बीमारी जो है आगे जाके अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा मैं बात करूँगा कुछ और बीमारियाँ, जैसे कबूतर की बीट के कारण जो है आपको कई बार हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस एक बीमारी हो जाती है। इसका अलग वीडियो मैं डालूँगा जिससे आपको पता लगे होता क्या है। तो उसमें भी कई बार पैनल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। हालाँकि उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आपको डॉक्टर सलाह देता है तो कराना चाहिए। उसके अलावा एक और जाँच होती है जिसको ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। ब्रोंकोस्कोपी के अंदर हम ये देखते हैं कि अंदर किस तरह की कोशिकाएँ हैं आपके जो फेफड़े के जो गुब्बारे हैं वहाँ का जो पानी निकाल कर के देखा जाता है सलाइन डाल कर के, और उसकी जाँच की जाती है कि उसमें किस तरह का पैटर्न आ रहा है। तो उससे बीमारी को पकड़ने में या डिफरेंशियल डायग्नोसिस या यूँ कहना चाहिए कारण का पता लगाने में मदद मिल सकती है। कई बार आईएलडी के अंदर बायोप्सीज़ भी की जाती हैं। बायोप्सी बहुत रेयर केसेस में आजकल होती है क्योंकि उसमें अगर हम बीमारी का हम लास्ट तक अगर कोई बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं और पैटर्न इस तरह का है कि पकड़ना ज़रूरी है, तो फिर आईएलडी के वो बायोप्सी की जाती है ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा। इसके बाद हम आते हैं इलाज के बारे में। इलाज क्या है? इलाज बहुत सारी चीज़ें आजकल आने लगी हैं। पहले ज़माने में स्टेरॉइड हुआ करते थे, आज भी स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है, साथ में कुछ इम्यूनोमोड्यूलेटर्स होते हैं और जो आपकी रोग रोकने की क्षमता को कम करते हैं, ऐसे स्टेरॉइड भी होते हैं। स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, और ऐसे ही इम्यूनोमोड्यूलेटर के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स होती हैं, जो आपको स्टेरॉइड को दवाई को कम करती है। शुरू में स्टेरॉइड दे कर के फिर उन इम्यूनोमोड्यूलेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, और ताकि ये स्टेरॉइड की दवा कम कर पाएँ। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जब आपने कभी हरी पत्ती को किताब में डाली है, हरी पत्ती को जब आप किताब में डालते हैं, तो वो सूख जाती है, फिर जब वो सूख जाती है तो उसमें जाल पड़ने लगता है। ऐसे ही फेफड़े की जब झिल्लियाँ होती है या गुब्बारे की जो झिल्लियाँ हैं, वो आईएलडी के अंदर सूखती हैं, जैसे पत्ती हरी होकर के पीली पड़ गई, फिर उसमें जाल बनने लगता है, इस तरह का जाल बनने लगता है जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसमें छोटे-छोटे छेद दिखते हैं हमारे को सीटी थोरैक्स के अंदर। उसके अंदर जब वो छोटे छेद दिखने लग जाते हैं, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। आप हरी पत्ती पे कितना ही पानी सूखी पत्ती जिस पे जाल बन गया, उस पे कितना ही पानी डाल दें, वो वापस से हरी कभी नहीं बन सकती। तो जब ये झिल्ली जो है इसमें जाल बन जाए, तो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र ना के बराबर हो जाता है या बहुत कम रह जाता है, जिससे कि पेशेंट को साँस में दिक्कत बढ़ जाती है। तो इस फाइब्रोसिस को कम करने के लिए, या यूँ कहना चाहिए, जब एक बार फाइब्रोसिस हो गया तो इसको हम रोक नहीं उस समय जो हो गया उसको वापस ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो आगे डैमेज हो रहा है, जो आगे नुकसान हो रहा है, उसको हम कुछ दवाइयाँ जिनको एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स बोलते हैं, वो देते हैं, जिससे कि फेफड़े का आगे होने वाला जो जाले बनने वाले हैं, उसको कम किया जा सके या रोका जा सके। अक्सर ये देखा गया कि हम कम ही कर पाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको ठीक नहीं कर पाते। तो ये आईएलडी के अंदर जो शुरुआती इलाज हैं या शुरुआती जाँचें हैं या शुरुआत में ही पकड़ लेना मरीज के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जब ये लंग पूरे डैमेज हो जाते हैं, तो हमारे पास लंग ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं होता। उसके अलावा फिर जो है लंबा जीवन खींचने के लिए हमें
24 से लगभग घर के अंदर जो है 24 घंटे से जो है हमें ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है, साँस की मशीनों पे रहना पड़ता है। तो आईएलडी को जब भी आपको खाँसी या साँस की मामूली-सी भी शिकायत है, तो आपको तुरंत उसके लिए डॉक्टर को अपने दिखाना चाहिए। वो डॉक्टर अगर आपको वाक़ई सीटी स्कैन की सलाह देता है, तो हाई क्वालिटी एज़ पर प्रोटोकॉल ऑफ आईएलडी एचआरसीटी थोरैक्स कराने चाहिए, उसके अलावा फेफड़े की जाँचें करानी चाहिए और जो ब्लड की जाँचें अगर डॉक्टर शक करता है कि आपको कनेक्टिव टिश्यू डॉक्टर के कारण हो सकती है, तो आपको कराना चाहिए। इससे आप अपने फेफड़े को बचा सकते हैं। फेफड़े बचाएँगे तो आप साँस बचा पाएँगे, साँसें बचा पाएँगे तो आप अपना जीवन बचा पाएँगे। धन्यवाद।